Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I again welcome each and every one of the class 11th on the same platform of the life physics. As you all know that we have started our new chapter named as the laws of motion, and we have cleared most of the basic topic as well as the advanced topic. In the previous lecture, you clearly mentioned and clearly discussed that we discuss about elevator problem, horse and cart problem, and the most importantly law of conservation of momentum and its application on the recoil of the gun, जिसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किया. Now in this lecture we are going to start some of the new concepts, some of the new types of the numericals that are, I will say कि आज कोई ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत डेरिवेशन या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे वर्क होगा. आज कॉन्सेप्चुअल वर्क होंगे जिनसे न्यूमेरिकल्स in any format means either we are talking about CBSE, either we are talking about NEET, or either we are talking about the IIT JEE. हम किसी भी जगह पे बात कर रहे हैं, ये conceptual numerical in every stage, in every part, they play a very important role. So let's start with that. The first topic that I want to discuss with you, so आज हम लोग दो topics को try करेंगे complete करना, and the first topic is equilibrium of forces. Okay, so first of all let us understand this, let us try to have the concept, then we will discuss. So first of all force definitely है, तो हमारे पास एक body है. For an example, let's suppose I have a body and this body is under the first force F1, this body is under the another force F2, this body is under the another force F3 and so on. So one given body is under the action of several forces. एक body बहुत ज़्यादा forces के under में है. Now what if the net or resultant of all the forces on the body is जीरो. अगर मल्टीपल फोर्सेस लगाए आप लोगों ने बॉडीज पे, किसी भी एक बॉडी पे आप मल्टीपल फोर्सेस लगा रहे हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, बट अगर उनका नेट यानी फाइनल रिजल्टेंट अगर जीरो आता है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो बॉडी को आप लोग इक्विलिब्रियम में कहना शुरू कर देंगे. आप कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम, द अल्टरनेट वर्ड इफ आई सेलेक्ट टू चूज दिस इज द स्टेबल. बॉडी स्टेबल स्टेट में है, नेट रेस्ट पे जो भी स्टेट रहेगा वो है. और अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, देन द बॉडी विल रिमेन in the particular state. बॉडी उसी पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो पहले था. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ. अगर आप बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो उस न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक और नजरिया है जो आपको देखना है. बाहर से फोर्स ना लगाने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम उस बॉडी पे मल्टीपल फोर्स लगाएं, बट उन मल्टीपल फोर्स का नेट अगर जीरो आ जाए तो भी हम लोग बॉडी को रेस्ट या मोशन में है तो मोशन में ही बुलाएंगे. और इस वर्ड को आप क्या बुलाएंगे? इक्विलिब्रियम. मींस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. मान लीजिए अगर वो बॉडी का जीरो है, ओके, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट. और अगर मैं आपसे अब जर्नल में बात करूं, लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, तो बॉडी पे अगर आप F1 लगा रहे हो, इधर से आप F2 लगा रहे हो, तो सीधा सा बात है बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी बुलाएंगे जितना फोर्स राइट की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अगर लेफ्ट की तरफ लगे. जितना फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अगर नीचे से ऊपर की तरफ लगे तो भी वो इक्विलिब्रियम में है. मींस अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो तो इफ, तब आप उसे इक्विलिब्रियम में बुलाओगे. और अगर ऑन द अदर फैक्टर, अगर टीचर आपको बोलता है दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, टीचर इज मेंशनिंग
कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी स्टेबल स्टेट में है, तो इसका मतलब जितना लेफ्ट फोर्स उतना ही राइट, जितना ऊपर वाला फोर्स उतना ही नीचे वाला, हम लोग सबको बैलेंस कर लेंगे। गॉट इट? एंड दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो हमें आगे वाले फ्यूचर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0, यानी जितना लेफ्ट लग रहा है उतना ही राइट लगेगा, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा। सबको बैलेंस करेंगे, सबको इक्वेट करेंगे, एंड व्हाटएवर बी द थिंग ही वांट टू आस्क, हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दिस इज द ओनली जस्ट स्मॉल टॉपिक और स्मॉल कॉन्सेप्ट था जिससे न्यूमेरिकल करेंगे, एंड वी विल गो टू द न्यूमेरिकल। बट बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल आई वांट टू गिव यू एन अल्टरनेट टेक्निक। मैं आपके साथ एक अल्टरनेट मेथड और डिस्कस करने वाला हूं। But before going to the alternate method, let's have one numerical. पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल जर्नल एस्पेक्ट से जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उससे आपको टीच करके दिखाता हूं। So question is, फेयर नोटबुक में ही चलेंगे प्लीज, जो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। We have two surfaces, solid surfaces, और दोनों solid surfaces से आपने एक थ्रेड को बांध दिया है, and along with that आपने एक मास को बांध के रखा हुआ है 4 kg। तो बॉडी का मास कितना है? 4 kg। ओके, इस रिंग या इस थ्रेड पे टेंशन है T1 और इस थ्रेड पे टेंशन यानी खिंचाव है T2। ओके, एंड दिस थ्रेड इज मेकिंग 60 डिग्री और ये थ्रेड वॉल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट वी हैव अ सॉलिड ब्लॉक, हमारे पास सॉलिड दीवारें हैं और हम लोगों ने वहां पे थ्रेड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हुए मास को हैंग आउट कर दिया, आपने मास को लटका दिया। अब मास को लटका दिया तो मास स्टेबल स्टेट में वहीं पे लटका रहेगा। सो मास इज इन इक्विलिब्रियम और यू कैन से सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम है ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देन कैलकुलेट T1 एंड T2। आपको इन थ्रेड्स में टेंशन को कैलकुलेट करके दिखाना है। ओके, और सिस्टम किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ऊपर, जितना लेफ्ट उतना ही राइट में लगेगा। तो अब चलिए नीचे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी मास 4 kg, तो नीचे क्या लगने वाला है? वेट, और वेट कितना होता है? mg, और mg कितना? 40 न्यूटन। ओके, लेट अस टेक द g एज अ 10। हम g को 10 लेके चलते ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। बट यहां पे ऊपर कुछ नहीं है, because this T1 is not 100% vertically, it is little bit inclined in a vertical direction। vertical में थोड़ा बहुत inclined है, और similarly left side तो दिख रही है but right side में कुछ नहीं है। तो we will do something, हम यहाँ पे कुछ काम करने वाले और थोड़ा सा ध्यान देंगे। let us do some construction part। okay, so this line and this line are being parallel and this is acting as a transverse। तो ये एंगल भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। got it? okay, now T1 is representing tension, और टेंशन एक तरीके से फोर्स ही होता है, खिंचाव, और T1 is the tension जो कि एक फोर्स है। तो फोर्स इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कैन बी ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए T1 के कंपोनेंट ब्रेक करने सीखे थे, रिकॉल दैट। तो along the direction of angle हमारे पास कौन सा कंपोनेंट? cos, so it will T1 cos 60, and on this direction we would have T1 sin 60। अब आपके पास T1 नहीं बचा, now we do not have the T1। अब हमने T1 के दो पार्ट और दो टुकड़े कर लिए हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब देखिए आप इस बॉडी को, तो नीचे कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन तो बेटा वैसे डायग्राम में ही स्टार्ट हो गया। सो यू हैव टू रीड्रॉ द डायग्राम इन द न्यूमेरिकल। जब भी आपको पेपर में आपको कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसे रीड्रॉ करना है ताकि आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशंस कर सके। सो आवर सॉल्यूशन हैज बीन स्टार्टेड। अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सो फॉर इक्विलिब्रियम, तो जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगना चाहिए। तो नीचे कितना लग रहा है? 40। So this 40 should be equal to net upward, net downward should be equal to net upward। कितना है? T1 sin 60।
Okay, what is sine 60? You all know that its value is root 3 by 2 और t1 is equal to 80 divided by root 3. If you want to rationalize this, आप इसे rationalize कर सकते हैं. You know how to rationalize by multiplying and dividing by root 3. So it will become 80 by 3 root 3 Newton. I think you got the value of t1. Simple. Similarly, if I want to calculate t2, तो ऊपर नीचे बैलेंस हो गया, अब लेफ्ट राइट बैलेंस कर लीजिए. So for this, net right side force should be equal to net left side, यानी t1 cos 60 should be equal to t2. So t2 is equal to t1. How much t1 that we calculated? It is 80 by 3 root 3 cos 60. And what is the value of cos 60? I think it has been 1 by 2. And when you solve that, it would be 40. So what is the value of t2? t2 value is 40 root 3 by 3 Newton. And by this manner, whatever be the thing that the teacher asked to us, we calculated both the things. आप इसे by 3 में रहना चाहते हैं तो आप ऐसे लेफ्ट कर सकते हैं. If you want to solve further in a decimal, अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे हैं और आपने चेकआउट किया कि that in that objective paper or in that क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास ऑप्शंस डेसिमल में हैं, रूट 3 भी नहीं है, तो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3? 1.73 और आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं. दिस इज द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो आपको इक्विलिब्रियम से करना है. आई विल गिव यू द वेरियस सिलेक्शंस. मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा, आपको बस वही कंपोनेंट ब्रेक करने हैं और उनका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को इक्वेट करना है. जो भी आपके साथ आता जाए यू विल सॉल्व दैट आउट. गॉट दैट पॉइंट? आई थिंक यस. Now, remember the value जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में निकाला. T1 is 80 root 3 by 3 and T2 is 40 root 3 by 3 Newton. Why I am writing? Because I talk about an alternate method. So first of all, ये हमारा traditional method. See, that's a simple concept. कोई ज़्यादा हाई-फाई साइंस फिक्शन नहीं, बस हाँ इसके लिए कंपोनेंट ब्रेक करने आने चाहिए. Okay? Now let's talk about the alternate method. तो पहले तो मैं आपके साथ alternate method को डिस्कस करने वाला हूं. आप इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इसका बोर्ड के अंदर ज्यादा यूज नहीं है इस मेथड का. ओके, तो इस मेथड के बारे में ज्यादा टॉक भी नहीं होता. एनसीईआरटी में तो आपको बिल्कुल टॉक नहीं मिलेगा. और अगर मैं आपके साथ विद दिस लेक्चर आई वांट टू शेयर दैट वी आर डीलिंग विद द लॉज ऑफ मोशन. नाउ आई विल डिस्कस एंड आई विल शेयर दैट प्लीज जो भी हम लॉज ऑफ मोशन में यहाँ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ फेस यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा हूँ फेस टू फेस बोर्ड के ऊपर और आप नोट्स बना रहे हैं, एट द एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को चेकआउट कर सकते हैं. जब भी हम लॉज ऑफ मोशन को फिनिश लाइन और अभी भी चल रहे हैं, हम लोग लॉज ऑफ मोशन को बियॉन्ड एनसीईआरटी लेके जा चुके हैं. हम लोग वेराइटीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं. इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने उसके वेराइटीज ऑफ फॉर्मूलेज डिस्कस किए. हम लोगों ने इम्पल्स निकालने का तरीका लिखा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, कि भाई कितनी देर के लिए आप फोर्स लगा रहे. फिर हमने उसका दूसरा फॉर्मूला देखना शुरू किया कि भाई फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है. सीधी सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और अगर हम उसे वहां पे रखें तो हमारे पास इम्पल्स एग्जैक्टली चेंज इन मोमेंटम आता है. नया फॉर्मूला बनाया, फिर हमने एक ग्राफिकल टेक्निक लगाया. अब मैं आपसे वही बात करूंगा प्लीज कि आप अगर एनसीईआरटी को चेकआउट करते हैं, आई से यू शुड गो विद दैट. बट ये जो वैरायटी है ना, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई हमसे पूछता है, वो सारी वैरायटी सीबीएसई एनसीईआरटी के अंदर नहीं डाल रहा है. लाइक दिस वन, दैट द इंपल्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ. फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें इंपल्स देता है. अब ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, इस बात को आप सर्च आउट करें. जब आप रिकॉइल वेलोसिटी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जाएंगे तो जो हमने रिकॉइल में कॉन्सेप्ट किया है वो स्लाइटली मिलेंगे, शायद कुछ वैरायटी और टॉपिक्स नहीं मिलेंगे. सेम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आपको ये कंपोनेंट ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, बट दिस अल्टरनेट मेथड सिस्टम माइट बी आपको नहीं मिलने वाला है. एंड दिस इज कॉल्ड एज लेमीज थ्योरम. Why? Because this theorem is being directly taken from the mathematics. ये फॉर्मूला और ये तरीका डायरेक्टली मैथ से पिक किया गया है यहाँ पे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. तो ये जनरली मैथ को बिलोंग करता है, बट हम इसे यहाँ पे यूज करेंगे. What does this Lami's theorem says?
द थ्योरम सेज इफ वी हैव थ्री फोर्सेस, क्योंकि अल्टरनेट है बट ये केवल एक स्पेशल केस के लिए काम करता है कि अगर आपके पास तीन फोर्सेस हैं एक ही पॉइंट पे, थ्री फोर्सेस, फोर्स F1, ओके, फोर्स F2, आप तीन फोर्सेस को चेकआउट कर सकते हैं, तो आप कैसे भी लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। सो हमारे पास F1, F2 एंड फोर्स F3, ओके। तो तीन फोर्सेस जो मैंने लगा रखे, बाहर की तरफ लगा लो, अंदर की तरफ लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ऑल द थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 are acting such that F1 and F2 has angle alpha, this angle is beta and this angle is gamma। तो हमारे पास तीन फोर्सेस हैं F1, F2 एंड F3, जिनके बीच में एंगल रिस्पेक्टिव अल्फा बीटा गामा है, किसी के बीच में भी अल्फा बीटा गामा हो सकता है, कोई भी फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आउटवर्ड या इनवर्ड कुछ भी हो सकता है। सो हाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ F1, F2 एंड F3? तो एक तो तरीका है आप कंपोनेंट तोड़ते जाओ सबके और वही करो, बट इसको एक बार ध्यान में देखना। F1, so what does this Lami's theorem says? Lami's theorem स्टेट करता है that the ratio of force F1 उसके सामने एंगल कौन सा है? बीटा, so sin बीटा, so F1 divided by sin बीटा should be equal to F2 के सामने एंगल कौन सा है? गामा, तो sin गामा should be equal to F3 divided by sin alpha। This is the Lami's theorem। आप इसे रिमेंबर रखिए, अल्टरनेट, एज आई टोल्ड यू, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यानी वैसे हमने भी यहाँ पे यूज किया है, बट ये मैथमेटिकल टोटल ज्योमेट्री से है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कहाँ से आया, बट अभी के लिए आप इसे रिमेंबर रखेंगे। तो चलिए एक बार इसे अगर ट्राई आउट करें तो एक बार ध्यान से देखना, ये हमारा F1 था, सॉरी F1, ओके, ये F2, सो दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, ये F2 की मैग्नीट्यूड है, तो इतनी ही मैग्नीट्यूड का लाइन इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो उतना ही लेंथ लिया है जितना ये था, बट ये एंगल अल्फा था, दिस वाज द F2, तो ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल कितना बचा? पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही F3 नीचे है, और इस F3 को अगर मैं उतना ही मैग्नीट्यूड में ऊपर ले लूं, उतना ही मैग्नीट्यूड में मैंने इसे ऊपर ले लिया, ओके, मान लीजिए ये ले लिया मैंने इसको यहां पे, डन। अब ये जो F3 है वो F2 के साथ बीटा बना रहा था, यहां पे पहले F3 आपका इस तरफ था ना, बिलो, फर्स्टली द F3 वाज इन डाउनवर्ड, तो वो आपके F2 के साथ बीटा बना रहा था, तो ये कितना बच गया? पाई माइनस बीटा। कोई इसे 90 ना देखे, वो स्पेसिफिक होता है, तो ये एंगल कितना बच गया? पाई माइनस बीटा। सिमिलरली F1 F3 के साथ यहां गामा बना रहा था, और अब आपने F3 को ऊपर ले लिया, तो ये एंगल कितना बच गया? पाई माइनस गामा। तो अब हमारे पास ये कुछ एंगल्स और कुछ ट्रायंगल कुछ इस फॉर्म में बच गए, ये हमारा बीटा था, ओके, ये हमारा गामा था जो हम लोगों ने यहां पे रखा। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास ये एंगल कुछ इस फॉर्म में आए, तो मैथ्स में एक रूल है, वी कॉल दिस एज अ साइन रूल। साइन रूल सेज दैट, व्हाट डज साइन रूल सेज दैट द रेशियो ऑफ साइड एंड साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसे बुलाते हैं साइन रूल। दैट मींस किसी भी साइड का रेशियो, ट्रायंगल की किसी भी साइड डिवाइडेड बाय साइन कंपोनेंट, साइन एंगल ऑफ जो भी उसके अपोजिट एंगल है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग F2 को लेते हैं, क्या लेते हैं? F2 को लेते हैं, तो F2 के अपोजिट में एंगल कौन है? पाई माइनस गामा। कांस्टेंट रहेगा यानी इक्वल रहेगा किसके? अगर हम F1 को लेते हैं तो F1 का अपोजिट एंगल पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू, और अगर हम लोग यहां पे F3 को लेते हैं तो F3 के अपोजिट एंगल सामने पाई माइनस गामा। एंड sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इटसेल्फ।
और अगर ऐसा है तो ये क्या बन गया, f2 बाय साइन गामा इज इक्वल टू f1 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू f3 बाय साइन गामा. Sorry, my mistake, it was alpha. So it would be sin alpha. So the same thing. But इसे याद करने का तरीका सिंपल है. हम लोग इस फोर्स को कुछ इस ट्रायंगल में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो मैथमेटिकल पार्ट है. हम लोग इसे ऐसे समझेंगे, जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एंगल का साइन जो फोर्स लग रहा है उसके सामने हमेशा आपस में इक्वल रहने वाले हैं. एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज लेमेस थ्योरम. सो इंपॉर्टेंट नोट है, शायद बुक में एनसीईआरटी में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, बट आप लोग इसे यूज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को करने के लिए, जो न्यूमेरिकल अभी हमने डिस्कस किए. सो द न्यूमेरिकल दैट वी डिस्कस रिसेंटली, हम उसी न्यूमेरिकल को दोबारा से करेंगे बट बाय यूजिंग लेमेस थ्योरम. नाउ आफ्टर सॉल्विंग, सिंस हम उनके आंसर देखेंगे, डेफिनेटली अल्टरनेट मेथड है तो आंसर वही आने चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. बट आफ्टर दिस इट इज योर चॉइस कि आप कौन से टेक्निक के साथ जाते हैं. इफ आपको अगर कंपोनेंट ब्रेकिंग पसंद है तो आप कंपोनेंट ब्रेकिंग के साथ जाइए, और अगर आप लेमिस को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लेमिस को अप्लाई कीजिए. इट डजंट मैटर. तो चलिए एक बार काम करना शुरू कर देते हैं. सो आफ्टर राइटिंग डाउन ऑफ द लेमिस थ्योरम, लेट्स स्टार्ट विद द सेम न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने अभी अभी किया है. सो आप लोग इसे फिर से फेयर में कर देंगे बाय राइटिंग अल्टरनेट मेथड. दिस वाज 4 kg. तो नीचे क्या लग रहा है, 40 न्यूटन वेट. यहां पे क्या है, T1 60 डिग्री, यहां पे क्या है T2. ओके, अब हमें इफ वी आर यूजिंग द लेमिस थ्योरम तो हमें कंपोनेंट तो ब्रेक करने नहीं है, लेफ्ट राइट. तो अब हमें बस चाहिए इन तीनों के बीच का एंगल. नीचे लग रहा है वेट W, यहां T2, यहां T1, तो तीन फोर्सेस हो गए. इट मींस लेमिस कैन बी अप्लाइड. So Lami's theorem can be applied if we have 3 forces. केवल 3 होने चाहिए, ना 4 ना 2, ताकि ट्रायंगल बन सके. So इसलिए प्लीज 3 फोर्सेस हैं. तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं. So ये एंगल 60, ये एंगल कितना 90. So 60 प्लस 90 कितना हो गया, इट इज 150 डिग्री. ओके डन. यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि एग्जैक्टली ये यहाँ पे 90 है और ये वर्टिकल डाउनवर्ड है 90. और ये कितना बच गया वो अब आप देखिए. आइदर यू यूज ट्रायंगल मेथड, यहां पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, 30 बच गया, 90 तो 120. और आइदर एट अराउंड एट एनी पॉइंट द टोटल एंगल इज 360. 150 है, 90 है, तो ये कितना बच गया 120. तो लेमिस थ्योरम लग गया. T1 T2 W 150 सारे एंगल मिल गए. सो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, तो लेमिस थ्योरम अप्लाई कीजिए. T1 के सामने एंगल क्या है 90, तो इट वुड बी T1 बाय sin 90 शुड बी T2 के सामने एंगल क्या है 150, तो sin 150 शुड बी इक्वल टू, नीचे क्या लग रहा है W यानी वेट 40 और उसके सामने एंगल क्या है 120. So now solve this out. आप किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए. चलिए मैं इनको ले लेता हूं. T1 by sin 90 1 is equal to 40 by sin 120. अब आपके पास टेबल है जो मैंने ऑलरेडी लिखवा दी है, 0 से लेके कहां तक 180 डिग्री तक. तो sin 120 डिग्री is equal to √3 by 2 और T1 is equal to 80 divided by √3 और रैशनलाइज करते हो तो 80 by 3 √3. Check this out, the same answer. बट यहाँ पे आपने कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं किए. अगर आप कंपोनेंट ब्रेक से अवॉइड होना चाहते हैं यू कैन गो विद द लेमिस थ्योरम, और अगर आप लेमिस से नहीं जाना चाहते, आप कंपोनेंट में फिजिबल है, इट्स योर चॉइस. आप चाहे इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो, चाहे T2 इज इक्वल टू इसे यूज कर लेते हैं. T2 बाय sin 150, तो sin 150 कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय sin 120 √3 by 2. by 2 कैंसिल. T2 is equal to 40 by √3 और अगर आप इसे रैशनलाइज करते हैं it would be 40 by 3 √3 Newton, the same one. So by this manner you can use an alternate method to solve such type of equilibrium problems, and that alternate method is what? Lemis theorem, जिसे आप लोग यूज करवा सकते हैं और इसे नोट बना के प्लीज मेंशन करेंगे. and it's my request
प्लीज सजेस्टली जो भी आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया जो आप फेयर में करेंगे इसके दोनों मेथड करो, इस न्यूमेरिकल पे दोनों मेथड अप्लाई कीजिए, योर कंपोनेंट ब्रेकिंग मेथड एज वेल एज योर व्हाट लेमीज थ्योरम मेथड, दोनों अप्लाई करो। आफ्टर दिस जो आपको प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, जो आप अपने फेयर में करेंगे, जो आपको असाइनमेंट मिलने वाला है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन दोज न्यूमेरिकल इट इज योर चॉइस कि विच ऑफ द टेक्निक यू वांट टू प्रेफर, आप कौन सा जाना चाहते हो, आप लेमीज जाना चाहते हो आपकी चॉइस है, और अगर आप कंपोनेंट जाना चाहते हो फिर आपको ईबीए, बट फर्स्ट के लिए दोनों रखना। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द टुडेज लेक्चर। Now we will discuss about the second concept। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी हो गया आज और आज ही फिनिश हो गया। तो बस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ भी लिया, हमने न्यूमेरिकल भी देख लिए एंड वी डन विद दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक जो थोड़ा सा लेंथी जाएगा एंड दैट टॉपिक इज मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। ओके, द स्टूडेंट those who practice or those who work for the NTSC level, जिन्होंने 10th क्लास में NTSC लेवल पे वर्क किया था, समझा था, हम क्लास के अंदर मीट करके पढ़ते थे, तो you all know that हम लोगों ने ये सारी चीजें क्लास 10th में NTSC प्रिपरेशन में डन की हुई, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा फिजिबल होगा, इजी होगा, आपको बस केवल रिवाइज करना है और वर्क पे डील करना है। बट द स्टूडेंट दोज हु आर डीलिंग फॉर जनरल 10 जिन्होंने बेस्ट वहां पे परफॉर्म किया है, होपफुली द सून योर रिजल्ट आर गोइंग टू बी हैपन, तो अभी क्रॉस फिंगर से सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। बट नाउ द न्यू टॉपिक है तो डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल होने वाला है। आई विल ट्राई टू मेक दिस वेरी मच सिंपल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को यार, मैकेनिक्स है, मोशन है, तो बहुत लंबा जाता है, न्यूमेरिकल देख के भी अजीब अजीब सा लगता है, बट अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को बहुत आसान रखेंगे, सिंपल रखेंगे, आई विल मेक श्योर और आई विल प्रॉमिस दैट कि न्यूमेरिकल सबसे आसान होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो नाउ द मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। सो अब तक तो क्या था कि एक बॉडी था, दिस वाज द बॉडी एंड वी वर अप्लाइंग द फोर्स, हम फोर्स लगा रहे थे, बॉडी के पास मास था, और जैसे ही बॉडी पे अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी में क्या आया, एक्सेलरेशन आया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, काम खत्म। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या, कॉम्प्लिकेशंस हैं, और कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मोशन होने वाला है बट कनेक्टेड बॉडीज में, यानी अब आपके पास मोर देन वन बॉडीज आने वाली है। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद मोर देन वन बॉडीज विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर हम उन चीजों को अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मोर देन वन बॉडीज को, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और इसे मैंने कैटेगराइज, अब फिर वही बात, एनसीईआरटी ने इसे सिंपलाइज्ड किया हुआ है, उन्होंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से रखा है, बट आई वुड लाइक कि मैं आपके साथ इसके वेरियस फैक्टर्स को डिवाइड करते हुए चलूं जो मैंने पर्सनली डिजाइन किए हैं, दैट हम लोग इसे वेरियस कैटेगरीज में पढ़ेंगे, लाइक मोशन इन कैटेगरी, मोशन इन कनेक्टेड बॉडी। फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू हॉरिजॉन्टल बॉडी। पहले मैं आपके साथ पढ़ूंगा कि अगर हॉरिजॉन्टल बॉडीज हैं तो मतलब हॉरिजॉन्टल बॉडीज मोशन में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, फर्स्ट बॉडी कनेक्टेड विद सेकंड, सेकंड विद द थर्ड, थर्ड विद द फोर्थ, दे आर इन हॉरिजॉन्टल। सेकंड आई विल डिस्कस विद यू द वर्टिकल बॉडीज। मैं आपके साथ वर्टिकल कनेक्टेड बॉडीज के बारे में डिस्कस करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। थर्ड आई विल डिस्कस विद यू द बॉडीज कनेक्टेड विद पुलिस, ओके, या फिर थर्ड को हम कैटेगराइज कर लेते हैं मिक्स, पर मैं मिक्स को बाद में लेके आऊंगा। चलिए पहले पुलिस को डील करेंगे। मींस वी हैव अ पुलिस सिस्टम हियर, और हमारे पास पुलिस एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरा बॉडी है, और इसके साथ तीसरा भी वो लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे वर्टिकल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पुलिस सिस्टम लगा हुआ है, ओके। एंड द फोर्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिक्स, सीधी सी बात है, जैसे आपके पास होता है ना, इंपॉर्टेंटली आप इंडेक्स एक्सरसाइज करते हैं ना मैथ्स में, पहले टॉपिक वाइज एक्सरसाइज आती है 1 2 3 4 ऐसे, जैसे जैसे अगले टॉपिक आती जाती है शायद कनेक्टेड होता है, लास्ट में आके आपके पास एक एक्सरसाइज आती है जिसे आप लोग क्या बुलाते हो, मिसलेनियस, यानी मिक्सचर है वो पूरे चैप्टर का, जिसमें लेवल भी बढ़ता है, सब कुछ यूज होता हुआ दिखाई देगा, मिक्स, जिसमें हम क्या देखेंगे, हमारी बॉडीज कुछ हॉरिजॉन्टल में भी होंगी, कुछ वर्टिकल में भी होंगी, पुलिस भी कनेक्टेड होगा, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो ये भी हम लोग चेकआउट करेंगे। हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को भी चेकआउट करेंगे जिसमें
एक तरफ एक बॉडी लगा हुआ है और पुली के दोनों तरफ दो अलग अलग बॉडीज भी लगी हुई हैं। तो ये भी हम लोग चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे एक साइड में फिक्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट नीचे की तरफ दोनों तरफ है। इस बार दोनों तरफ भी रख के हम लोग चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली द फिफ्थ कैटेगरी जो मैंने बनाई, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में यू कैन गो विद दैट, मैं एनसीईआरटी का बुराई या फिर उसके लिमिटेशंस नहीं बता रहा हूँ, बट इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म जो उन्होंने यहाँ पे रखा है। वो हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कनेक्टेड बॉडीज को ऐसे करना चाहिए। दे आर नॉट इंक्लूडिंग द होल वैरायटी जो आपको आईआईटी या नीट ला सकता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से डिस्कस किया दैट एवरी लेक्चर दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, एवरी सिंगल लेक्चर इज कैपेबल ऑफ टचिंग और डूइंग द आईआईटी मेन एंड द नीट एग्जाम। हर लेक्चर बिल्कुल 100% आईआईटी और नीट के लिए भी कंफर्ट है। तो मैं उन दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और प्लस में आप सीबीएसई भी देख रहे हो, और ये भी नहीं कि सीबीएसई में केवल न्यूमेरिकल उतने ही लिमिटेड दायरे के आएंगे जो एनसीईआरटी है। प्लीज ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा कि आपने ये सोचा कि लेट्स प्रैक्टिस फॉर द एनसीईआरटी। मैं फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स में अगर आपने सोचा कि ये एनसीईआरटी है, ये इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, हो गया मेरा काम। नो, फिजिक्स बियॉन्ड है, सराउंडिंग है। अब कॉन्सेप्ट वही है, इक्विलिब्रियम वाला, बट आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल कितने मिलेंगे आप एनसीईआरटी में चेकआउट करना, आपको एक या दो न्यूमेरिकल मिलेंगे इक्विलिब्रियम के। एंड नाउ आई विल पुट सम न्यूमेरिकल्स इन योर असाइनमेंट। मैं आपकी असाइनमेंट में कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर रखूंगा, और वो न्यूमेरिकल्स आपके कभी ना कभी आईआईटी मेन में और नीट में भी आए हुए हैं। देन व्हाट यू कैन से, अब आपको लगेगा कि सर बहुत सरप्राइज है, और वही न्यूमेरिकल्स सीबीएसई एग्जाम में भी डील किए गए हैं। सो इन दैट केस आई विल से कि हमें अपने आप को एक्सप्लोर रखना है, इसलिए मैं कैटेगरी बांट रहा हूं। और फिफ्थ कैटेगरी इज इंक्लाइन, जो कि लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी बॉडी को इंक्लाइन सरफेस पे डाल के फिर मोशन में लेके आएंगे। कनेक्टेड होंगी बट इंक्लाइंड पे होंगी। तो हमारी 5 कैटेगरीज हैं जो मैं आपके सामने कनेक्टेड बॉडीज में मैं बांटूंगा। तो कुछ फर्स्ट आज हम डिस्कस कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पुली, मिक्स, इंक्लाइन। हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट आप वैरायटी को समझिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पुली, मिक्स और फिर इंक्लाइन। तो वैरायटीज बहुत हैं, इस बात के लिए आपको थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ेगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल बॉडीज। तो हमारा आज का फर्स्ट केस हम लोग आफ्टर द इक्विलिब्रियम जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज हॉरिजॉन्टल बॉडीज। Okay, so let's suppose we have a horizontal bodies, but एक चीज जो मैं सबके सामने अभी क्लियर कर देता हूं, all the bodies are moving on what? Frictionless surface। तो सारी बॉडी किस पे मूव कर रही है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, एक ऐसा सरफेस जिसमें फ्रिक्शन को अभी के लिए नेग्लेक्ट करना है। हाँ, जब फ्रिक्शन स्टडी करेंगे तो इन फ्यूचर जब टीचर बोलते हैं यू हैव टू कंसीडर द फ्रिक्शन, तब हम उसका बात करेंगे। So we have first body, we have second body, we have third body, and we are applying the force on the this body. So this is with the mass m1, m2, m3. So all the three bodies are connected with the rock and they are being stretched by the force F. तो F फोर्स से आप उसे खींच रहे हो। अब सीधा सा बात है, देखो ध्यान से, ये F फोर्स किसको पुल करने वाला है? m1 को। M1 with the help of string किसको पुल करेगा? M2 को। तो जब M1 M2 को खींचेगा, let's suppose with the tension T1, तो according to every action has equal and opposite reaction, if the net force on the system is 0, तो आपके पास T1 और T2, तो यहाँ पे बीच में T1 my mistake, तो जितना फोर्स आपका M1 M2 पे लगाएगा उतना ही M2 M1 पे, क्योंकि रोप में कोई मोशन नहीं आने वाला है, रोप कहीं नहीं जाने वाली, रोप वहीं पे है, उन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसलिए दोनों में टेंशन इक्वल होगा। सिमिलरली जैसे हमने हॉर्स कार्ट में किया था, वैसे ही M2 is going to pull M3 with the T2 and this with the T2 back side। और सारी बॉडीज एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगी। वही वाली बात, अगर आपका ट्रेन का इंजन का वेलोसिटी 60 है तो सारे कंपार्टमेंट 60 से ही जाएंगे, वो भी एक डायरेक्शन, तो सबका एक्सेलरेशन A, और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बॉडी इस तरफ मूव करने वाला है, तो वो भी नहीं होने वाला। तो अब हमें यहाँ से जो चीजें कैलकुलेट करने को टीचर पूछता है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन,
कैलकुलेट ऑल दी टेंशंस जो आपके पास है, T1 T2, अगर एक और बॉडी होती तो T3 भी आ जाता। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फर्स्ट थिंग, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? सो वी ऑल नो दैट according to Newton first law, force is equal to mass into acceleration, तो acceleration is equal to force by mass, but यहाँ पे net force by net mass. So we have the first formula for the acceleration. कोई नया नहीं है पर थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ है. So what is the acceleration? Acceleration is being the net force by net mass. अब देखिए net force क्या है, F T1 और ये T1 अपोजिट लग रहा है तो माइनस होगा, तो T1 T1 कैंसिल, नेट फोर्स T2 T2 कैंसिल, तो नेट फोर्स केवल F लग रहा है, बट नेट मास क्या लग रहा है, m1 plus m2. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल नेट मास क्या है, m1 plus m2 plus m3. बाय दिस मैनर वी कैन सॉल्व द एक्सेलरेशन. अब आ जाते हैं टेंशन के ऊपर. तो टेंशन के लिए अब आपको बॉडीज को एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो क्या है, FBD stands for free body diagram. यानी हम बॉडीज को इंडिविजुअली स्टडी करने का कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉडी. फर्स्ट बॉडी को पढ़ते हैं m1. एक्सेलरेशन इधर हो रहा था, m1 पे राइट साइड में क्या लग रहा है, F. m1 पे लेफ्ट की तरफ कौन खींच रहा है, सेकंड बॉडी विद द टेंशन T1. तो ये हमारा फर्स्ट बॉडी है, ओनली फर्स्ट बॉडी. तो फर्स्ट बॉडी को अगर हम देखें तो हमारा एक्सेलरेशन किस तरफ है, आर एक्सेलरेशन इज ऑन द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड है तो डेफिनेटली F बड़ा होना चाहिए. तो हमारा नेट फोर्स क्या लगा, F minus T1, क्योंकि ये ग्रेटर है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो F minus T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन वही होगा जो हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके. अब हमें F मालूम होगा, फर्स्ट बॉडी का मास मालूम होगा, एक्सेलरेशन हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आई थिंक वी कैन कैलकुलेट द T1. ऐसे ही फॉर बॉडी 1, ये किसके लिए था, फॉर बॉडी 1. अब आप नेक्स्ट बॉडी को पढ़ सकते हो, फॉर बॉडी 2, क्योंकि हमें T2 चाहिए ना. अब आप T2 के लिए चाहें तो थर्ड बॉडी को भी पढ़ सकते हो, वो हम बाद में बात करेंगे, बट सेकेंड बॉडी को पढ़ते हैं. और इसलिए हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बनाना ताकि आपको आइडिया रहे. ओके, इसके बाद when you practice a lot you will become habitual that कि आप केवल मेन डायग्राम से इक्वेशंस बना पाएं, बट स्टार्टिंग में रिस्क मत लीजिए. स्टार्टिंग में इसे हैबिचुअल को मतलब थोड़ा सा टाइम से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को 100% लेके आइए, फिर बाद में आप इसमें थोड़ा बहुत शॉर्टकट ला सकते हो. तो आपका m2 एक्सेलरेशन तो उधर ही होगा, इधर क्या लग रहा है m2 पे T1, और लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है T2. और बॉडी जा कहां रही है, इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब T1 ग्रेटर होगा, तो T1 minus T2 क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. इस तरीके से T1 आपने यहां से निकाला, T2 आपको निकालना है, m2 मालूम है, एक्सेलरेशन है. अगर आप चाहते हैं थर्ड बॉडी को पढ़ना, वैसे T1 T2 सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है, बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू स्टडी द थर्ड बॉडी, सो थर्ड बॉडी m3, इधर क्या लग रहा है T2 विद एक्सेलरेशन. बताइए पीछे की तरफ क्या लग रहा है, 0. तो पीछे तो कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि कोई बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो अगर 0 है तो इक्वेशन क्या बनेगा, T2 minus 0 is equal to m3a, और यू कैन से T2 is equal to m3. आप T2 यहां से भी निकाल सकते हैं. ओके, और आप चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, इन बोथ द वे द T2 is going to be same. It is your choice. So this is our first type of the numerical, or you can say first type of the concept जो मैंने आपके सामने divide किया है, which is from the horizontal bodies. Okay, so ये हमारा horizontal bodies का connections है. So this is from this lecture. आज के lecture में केवल इतना ही. So we spent near about 40 minutes हम लोगों ने लगाए हैं. So we studied the motion in equilibrium and this type. You will get some numericals, आपको कुछ numericals मिलेंगे horizontal bodies के और equilibrium के. Please solve that assignment which is being provided in the description box. Share your answer, discuss your doubt related to all the topics and do it quickly. Okay, आप कुछ gap के बाद आए हैं बेटा, so you have taken the enough gap, पहले भी चल रहा है. Now
द पॉइंट इज दैट यू हैव टू मेक अ लिटिल बिट क्विक। अब आपको अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा क्विक आना पड़ेगा। सो प्लीज जैसे ही आपको लेक्चर्स मिलते हैं, एज सून एज यू गॉट योर लेक्चर, यू गॉट योर असाइनमेंट, प्लीज कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब आपको रिलैक्स करने या आपको उसे बियॉन्ड या बैक रखने का कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रीजन या कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो जिनके भी जो पुराने लेक्चर बच गए थे, आई होप विद इन द 15 डेज गैप जो आपको प्रोवाइडेड था, इन दोज गैप यू हैव कंप्लीटेड ऑल। सो प्लीज हरी अप, क्विक अप, क्योंकि अब लेक्चर्स और अब स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा एज कंपैरिजन टू पास्ट, बिकॉज अब आप हैबिचुअल भी हो चुके हैं इस टेक्निक के। ये जो हमारे साथ ऑनलाइन चल रहा है, जब तक हम लोग इस पेंडेमिक से फाइट कर रहे हैं, हमारे वॉरियर्स बाहर फाइट कर रहे हैं, तब तक हम लोग इस चीज को यहाँ पे अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स, अपने जितने भी हमारे लिए आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करते रहिए, सो दैट कि वो आपके लिए और भी इफेक्टिव चीजें ला सके, ताकि आप घर पे भी बैठे इतनी पढ़ाई कर सकें। सो बेटा मेहनत आपके टीचर्स आपके साथ कर रहे हैं, द सेम आउटपुट आप लोगों को भी अवेलेबल रखना है। सो प्लीज डू इट क्विक, हरी अप, इसे कंप्लीट कीजिए, खत्म कीजिए as soon as possible. We will meet with the next lecture with the remaining all the motion in connected bodies categories जो मैंने डिवाइड की हैं यहाँ पे, like vertical, mix, pulley system and incline। ये चारों कॉन्सेप्ट हम लोग, ये चारों वैरायटी और चारों कैटेगरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन प्लीज कनेक्ट और डू द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस। तो इसे अपने फेयर में नोट डाउन कीजिए एज एन एग्जांपल एंड कंप्लीट ऑल ऑफ देम। Thank you very much.